प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आरिफ। ये हमारे प्रोग्राम्स की दूसरी सीरीज़ है। कोविड-19 से पहले हमने जो प्रोग्राम पेश किए थे उसमें विल्स एंड ट्रस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात और आगाही यानी अवेयरनेस आप तक पहुंचाई गई थी। अब जो हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इसमें ट्रस्ट एंड टैक्स के बारे में बात होगी। हर प्रोग्राम का एक ख़ास मौजू हुआ करेगा जिसके बारे में जनाब खालिद महमूद साहब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं, अपने काम के अपने प्रोफेशन के माहिर हैं और आपको इन मौज़ूआत के हवाले से ये अवेयरनेस देंगे। आज ये भी वजाहत कर दूं कि इस प्रोग्राम के 3 मौज़ूआत हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कैपिटल गेंस टैक्स की और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस टैक्स की और कोशिश करेंगे कि दूसरे और तीसरे हिस्से में आपकी टेलीफोन कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और तीसरा जो सेगमेंट होगा यानी तीसरा प्रोग्राम का जो हिस्सा होगा उसमें हम ट्रस्ट एंड विल्स के बारे में बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स लेंगे। तो खालिद साहब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। बहुत तवील अरसे के बाद हम फिर इकट्ठे हो रहे हैं आवाम की पुरजोर फरमाइश पे और हम टैक्स के हवाले से बात करते ही रहते हैं। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि इन हालात में जो बहुत मुख्तलिफ़ हालात हो गए हैं, कोविड-19 की जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे बरतानिया में, तो ये जो कैपिटल गेंस टैक्स है इस मौजू का इंतखाब हमने आज प्रोग्राम में क्यों किया है, ज़रा थोड़ी सी इसकी वजाहत फरमा दीजिए। इसका बुनियादी मकसद इस टॉपिक को आज सेलेक्ट करने का ये है कि पिछले दिनों से, पिछले 1 वीक से बड़ी न्यूज़ आ रही हैं कि चांसलर जो हैं वो कैपिटल गेन टैक्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अच्छा, जो ऑफिस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स अदारा है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है पिछले वीक। उन्होंने कहा है कि जनाब आप आने वाले बजट से पहले फ़र्ज़ करें मार्च में 2021 में उन्होंने कहा कि आप कैपिटल गेन एक ऐसा टैक्स है जो कम रेट के ऊपर लोग पे कर रहे हैं, आप इसका रेट दुगना कर दें। जब से ये न्यूज़ आई है बहुत सारे लोग जो अफेक्ट होंगे कैपिटल गेन की वजह से उनको मसाइल थे। चांसलर इज़ लुकिंग टू रेज 14 बिलियन एक्स्ट्रा टैक्स फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। अच्छा, सो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। चांसलर को ये टैक्सेस रेज करने हैं। बहुत सारे जो रेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसलिए हमने आज सोचा कि हम अपने नाजरीन को इस टैक्स के मतलब मालूमात फराहम करें। बहुत सारे लोगों को अभी भी शायद पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है ये कैपिटल गेंस टैक्स है क्या। बुनियादी तौर पे थोड़ी सी ज़रा इसकी बुनियादी वजाहत कर दीजिए कि ये टैक्स है क्या। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये टैक्स जब आपके पास कोई फ़र्ज़ करें आपके पास बाई टू लेट प्रॉपर्टी है, अच्छा, आप सेल करना चाहते हैं, जब सेल करेंगे तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होगा, ठीक, जो आप जिस प्राइस पर आपने ख़रीदी थी प्रॉपर्टी, हाँ वो कमर्शियल है या कोई भी है, हाँ कमर्शियल है नॉन कमर्शियल है, उसका जो गेन आपने उसको प्रॉपर्टी के अंदर था उस पर आप टैक्स देंगे। फ़र्ज़ करें इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया, गिफ्ट किया, आप समझते हैं कि आप हाउस है, मैं अपने बेटे या बेटी को, भाई को, किसी को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप समझते हैं इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ट्रांसफ़र के ऊपर मार्केट वैल्यू जो प्रॉपर्टी की होगी उस मार्केट वैल्यू के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स होगा अगरचे आपने गिफ्ट किया है। अच्छा, उसमें एक ये चीज़ है कि वाइफ जो है आपकी हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो ट्रांसफ़र है वो टैक्स फ्री है कम्प्लीटली। अच्छा, बाकी हर किस्म का जो ट्रांसफ़र है उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, चाहे वो औलाद को भी मुंतकिल हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसलिए ये ज़रूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत से लोगों की कि जनाब मैंने तो सिर्फ प्रॉपर्टी अपनी बेटी या बेटे को ट्रांसफ़र की है। अच्छा, उसमें आपकी जो मेन प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस, अगर वो आप सेल करेंगे या आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो है। इसके अलावा अगर आप कोई भी और ट्रांसफ़र करते हैं उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स है। बिल्कुल ठीक। मुझे बताया जा रहा है कि टेलीफोन कॉल्स पे लोग आ गए हैं, कुछ होल्ड किए। मैं थोड़े से वक्फे के बाद हम आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। मैं कुछ बुनियादी चीज़ें कैपिटल गेंस टैक्स के बारे में खालिद साहब के सामने रखना चाहता हूँ। खालिद साहब, जब हम कैपिटल गेंस टैक्स की बात करते हैं तो इसका कुछ दर्जाबंदी भी है, ये भी है कि ये इसका रेट्स भी कोई हैं कि कितना कितना किस बैंड में कितना कैपिटल गेन टैक्स किसी को देना पड़ेगा
और कितनी मालियत होगी प्रॉपर्टी की या जो भी, तो इसकी वजाहत कर दें। हाँ, इसमें ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी जैसे सेल कर रहे हैं या शेयर सेल कर रहे हैं, अच्छा। स्टॉक मार्केट में आपने शेयर लिए हुए हैं, ठीक। आपने कैपिटल गेन वहाँ से बनाया है, तो 4 किस्म के रेट हैं। अच्छा। अगर आप फ़र्ज़ करें शेयर सेल कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो बेसिक रेट ऑफ टैक्स है वो 10% है। अच्छा। उसके बाद 20%, मैक्सिमम टॉप रेट जो है 20% है। अच्छा। अगर आप प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हैं, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो कैपिटल गेन जो है 10% और 20% है। लेकिन अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक, बाय टू लेट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर रेट 18% और 28% है। तो ये रेट 4 किस्म के रेट्स हैं और ये रेट चांसलर इन रेट को डबल करना चाहता है। ये बड़ी ज़रूरी बात है जो मैं शुरू में जिक्र किया। चांसलर ये चाहता है कि अगर जो 20% रेट है सेल ऑफ शेयर के ऊपर फ़र्ज़ करें, ठीक, या कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसको वो डबल करके 40% करना चाहता है। अच्छा। अगरचे ये प्रपोज़ल फाइनल नहीं हुई, लेकिन ये काफ़ी हद तक इम्कान है कि ये रेट बढ़ा दिए जाएंगे। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी की 10 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी है, अगर इस पे 20% है तो ये तो बड़ी अमाउंट है। अगर उसको 40% कर दिया जाएगा, ये तो बड़ी, यानी जिन लोगों के पास कोई प्रॉपर्टीज़ हैं या जिनके पास शेयर्स हैं उनके लिए तो बहुत परेशानी की बात है। क्या इस सिलसिले में कोई रिलीफ की भी गुंजाइश है? हाँ, इसलिए कि जैसे आपने मिसाल दी कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है जी, और आपने सेल की है, तो 20% उसका रेट आज है, हो सकता है कि उसके बाद 30 हो जाए या 40 हो जाए। अच्छा। इसके ऊपर कैपिटल जो गेन है, इसके ऊपर कई किस्म के रिलीफ भी अवेलेबल हैं। अच्छा। फ़र्ज़ करें सबसे बुनियादी ये है कि 12,300 पाउंड जो पहला है वो टैक्स फ्री है पर पर्सन। अच्छा। अच्छा। अगर हस्बैंड वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी है तो 24,600 पहला टैक्स फ्री होगा। अच्छा। उसके अलावा आपके पास फ़र्ज़ करें हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो ट्रांसफ़र है उसके ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो है, पहले जिक्र में किया, ये भी एक रिलीफ है। अच्छा। अच्छा। और तीसरा फ़र्ज़ करें रिलीफ ये है कि अगर आपके पास बिज़नेस है, आप बिज़नेस के अंदर आपके पास बिज़नेस एसेट हैं, जैसे फैक्ट्री है, शॉप्स हैं, अगर आप उसको सेल करते हैं और उसको री इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर बिज़नेस रोल ओवर रिलीफ है। आप उस गेन को रोल ओवर कर सकते हैं नेक्स्ट एसेट के अंदर। अच्छा। अच्छा। इसी तरह सर्टन सिचुएशन में अगर आपने प्रॉपर्टी, इवन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है अपनी से डॉटर को, सन को, वाइफ के अलावा, वो जो कैपिटल गेन है उसको आप होल्ड ओवर कर सकते हैं। ठीक। अगले प्रोग्राम में हम इसका जिक्र करेंगे वो किस तरह कर सकते हैं। रोल ओवर से जो मैं बात समझाऊँ, फ़र्ज़ कीजिए कि 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है और 10 साल के बाद वो 1.5 मिलियन की हो गई है और मैं उससे मज़ीद कोई प्रॉपर्टी या कुछ शेयर्स ख़रीद लेता हूँ, तो मुझे बीच में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर मैं उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देता हूँ? हाँ नहीं, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ये है कि अगर आप बिज़नेस चला रहे हैं, एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर आपकी कंपनी है, उसके अंदर एक फैक्ट्री है, ठीक, आपने फैक्ट्री फ़र्ज़ करें उसकी आजकल वैल्यू है 1 मिलियन और आपने ली थी 4 लाख की, ठीक, तो 600,000 उसके ऊपर कैपिटल गेन है। ठीक, अब सेल करके आप बड़ी फैक्ट्री लेना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें उसकी मालियत है 1.2 मिलियन। अगर आप पूरा 1 मिलियन जो पिछली फैक्ट्री का सेल प्रोसीड थे, ठीक, अगर आप वो ट्रांसफ़र वो इस्तेमाल कर लें नई फैक्ट्री ख़रीदने में, ठीक, जो 600,000 कैपिटल गेन था वो गेन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो पूरे का पूरा गेन अगली फैक्ट्री में रोल ओवर हो जाएगा। ठीक। और जब वो फैक्ट्री नई वाली जब भी बेचेंगे तो फिर उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। तो ये सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे है या ये रेजिडेंशियल पे भी ये लागू होता है? ये सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। अच्छा। और कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक बात मैं वाजे करना चाहता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लोग समझते हैं कि फ़र्ज़ करें उनके पास एक प्रॉपर्टी है, फ़र्ज़ करें उनके पास एक वेयर हाउस है, ठीक, उन्होंने वो लेट किया हुआ है कमर्शियली, किसी को रेंट के भी दिया हुआ है, ठीक, वो समझ लीजिए मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसको सेल करूँगा और नया बड़ा वेयर हाउस लेके फिर उसको लेट करूँगा तो लिहाजा ये जो कैपिटल गेन है वो रोल ओवर हो जाएगा। ठीक, इस तरह होगा नहीं। वो सिर्फ उस सूरत हाल में काफ़ी इसकी शर्तें हैं, उस सूरत हाल में होगा कि आप ख़ुद वो बिज़नेस चला रहे हों। अच्छा, अगर आप वो बिज़नेस खुद नहीं चला रहे,
आपके पास सिर्फ रेंटल इनकम आ रही है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो रोल ओवर करने का, जो गेन का रोल ओवर करना है, वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक ठीक। वो सिर्फ बिजनेस पर्सन को, बिजनेस एसेट को, बिजनेस जो चला रहा है उस एसेट को रोल ओवर करने का है, रेंटल के लिए नहीं। इन हालात में जब बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं और उनकी जो सर्वाइवल है वो बड़ी मुश्किल होती जा रही, इन हालात में जो कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाना या उसके बढ़ाने के इम्कानात जो हैं, इससे तो जो बिजनेसमैन है वो बहुत परेशान है। आप समझते हैं कि ये इन हालात में ऐसा करना दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि जैसे चांसलर उन्होंने पहले भी कहा था शुरू में कि टैक्स की वजह से इट विल बी नॉट बी अ नाइटमेयर। ठीक। तो उन जो वादा उन्होंने किया था वो वादा पूरा करना चाहिए। आज के हालात में मेरा ख्याल है जितने हालात ख़राब हैं और ये सेकंड लॉकडाउन है, हो सकता है कि काफ़ी लंबा अरसा चले और इसका जो अफेक्ट है वो कई साल रहेगा। और कैपिटल गेन को इंक्रीज़ करना मेरा ख्याल वो दानिशमंदी नहीं होगी। जो रेट चला जा रहा है उससे इंसेंटिव पैदा होगा। अगर इसी रेट पर फर्ज करें एक फैक्ट्री है किसी के पास, वो बड़ी ख़रीदना चाहता है, बड़ी फैक्ट्री ख़रीदेगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा एक्टिविटी होगी और उसको इंसेंटिव भी होगा कि वो कैपिटल गेन सिर्फ 20% देगा। ठीक। अगर वो कैपिटल गेन 20% नहीं है, 40% हो जाए फ़र्ज़ करें, तो डिसइंसेंटिव होगा। तो लिहाजा आजकल के जो हालात हैं उसमें मेरा ख्याल है कि चांसलर को सोचना चाहिए। बहुत सारी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी रिकमेंडेशन चांसलर को भेज रही हैं कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। तो होपफुली हम समझते हैं कि हो सकता है कि बैलेंस अप्रोच आगे ली जाए, लेकिन गवर्नमेंट का जो अदारा है ऑफिस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स, उन्होंने रेकमेंड किया कि भाई आप इससे बहुत टैक्स आपको रेज हो सकता है, तो वो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने रेकमेंडेशन दी है उसकी। इससे पहले कि हम वक्फे की तरफ जाएं, और एक और छोटा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि इन हालात में जो मुश्किलात हैं बिज़नेस करने वाले लोगों को, अगला एक और मरहला आ रहा है, अब वो भी बहुत दूर नहीं है, जब ये यूरोपीय यूनियन से निकलेंगे, बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकलेगा, उससे भी बहुत सारे मुआशी मसाइल पैदा होंगे। क्या बरतानिया उसके लिए भी तैयार है? हाँ, इसका डायरेक्टली ऑब्वियसली ताल्लुक कैपिटल गेन के साथ नहीं है इस टॉपिक में, लेकिन मेरा ख्याल है कि 3 या 4 साल से बिजनेसेस जो हैं ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा। तो उससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने का ख़तरा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्मूथली हो जाएंगी, चंद चीज़ों में मसाइल आएंगे, मेरा ख्याल है कि वो स्मूथ हो जाएंगी इन ड्यू कोर्स। इस सिलसिले में एक छोटा सा और ज़िमनी सवाल, बाद लोगों का ख्याल है कि बरतानवी जो इकॉनमी है उसको बड़ा धचका लगेगा जब ये निकलेंगे इस यूरोपीय यूनियन से। क्या बरतानवी मईशत संभाल पाएगी इस झटके को जो यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद ट्रेड डील होती है या नहीं होती है, जो भी हालात होंगे? हाँ, उसमें देखा जाएगा कि कितनी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यूरोप के साथ हमारी है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा जो तवाज़न है वो यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फ़र्क नहीं है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये स्मूथली रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, इंडिया है, पाकिस्तान, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं उनके साथ इनका ट्रेड बढ़ जाएगा, तो इसका जो इम्पैक्ट है मेरा ख्याल को इतना शदीद नहीं होगा। और ये जो कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से हुकूमत सोच रही है कि ये टैक्स लगाया जाए, तो हुकूमत के पास और कोई ज़राए नहीं हैं अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए? उन्हें कैपिटल गेन टैक्स ही सबसे बड़ा रिलीफ नज़र आता है कि इसके ज़रिए से हम जो हमें खसारा हो सकता है या जो हमें माली मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इससे पूरा कर सकें हम उसे। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन गवर्नमेंट क्या देख रही है कि जब से स्टैम्प ड्यूटी हॉलीडे उन्होंने दिया है, अप टू मार्च 500,000 तक की प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी ज़ीरो है। इस वजह से पिछले 7 साल से भी ज़्यादा जितनी प्रॉपर्टी की सेल हुई है पिछले सिर्फ 6 महीने में, वो बहुत बढ़ गई है। जब प्रॉपर्टी की सेल हो रही है तो गवर्नमेंट देख रही है कि इस सेल के ऊपर ज़ाहिर है कि जो सेल करने वाला उसको कैपिटल गेन टैक्स देना चाहिए, और वो ही इज़ मेकिंग मनी। तो लिहाजा उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी है कि प्रॉपर्टीज़ का जो स्पेशली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर हम कैपिटल गेन इंक्रीज़ कर दें तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सीट्स आएंगी। उनको तो ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करनी है, किस मद में करनी है
मोस्टली ये इम्प्रेशन है कि ये चूँकि रिच लोगों के ऊपर है, गरीब आदमी के पास तो ना सेकंड प्रॉपर्टी होगी ना वो कैपिटल गेन टैक्स देगा। ठीक ठीक। जो थोड़ा सा वेल ऑफ है उसके पास ही प्रॉपर्टीज़ हैं, तो लिहाजा वो कहते हैं वो दे सकते हैं। एक जैली क्वेश्चन इसमें नुक्ता बताता चलूँ। फर्ज करें आपके पास बिजनेस है, ठीक। अगर आपके पास ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर आप सेल कर रहे हैं उस बिजनेस को और उसके ऊपर अगर आपने कैपिटल गेन टैक्स बनाया है, उसके ऊपर अगर चंद शर्तें हैं कि अगर आप 2 साल बिजनेस चलाते रहे हों, उसके ओनर हों, 5% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो आपकी, 2 साल आपका बिजनेस चलता रहे, बेशक वो सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है या लिमिटेड कंपनी है, ठीक। तो अगर वो आप सेल करें तो फर्स्ट 1 मिलियन पाउंड जो है उसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो सिर्फ 10% होगा। अच्छा। दिस यूज्ड टू बी कॉल्ड एंटरप्रेन्योर रिलीफ। तो अब ये जो एंड यूज्ड टू बी 10 मिलियन पाउंड तक 10% टैक्स था। अच्छा। अब वो चांसलर ने पिछली दफ़ा वो 10 मिलियन से कम करके जस्ट 1 मिलियन कर दिया। अच्छा। अब जो 1 मिलियन है उसके ऊपर 10% टैक्स है। हस्बैंड का 1 मिलियन लिमिट है लाइफ टाइम। अच्छा। और वाइफ की भी इतनी है। बिटवीन हस्बैंड वाइफ अगर वो सेल करें तो 2 मिलियन के ऊपर सिर्फ 10% टैक्स है और ये लाइफ टाइम अलाउंस है। ये हर 2 साल 3 साल के बाद इस्तेमाल नहीं हो सकता, लाइफ में एक दफ़ा इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद जारी रहेगा। प्रोग्राम का पहला हिस्सा अपने वक्फे की तरफ जा रहा है। अगले हिस्से में हम इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बात करेंगे, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे, उनसे भी माजरत जिनकी टेलीफोन कॉल्स हम पहले सेगमेंट में नहीं ले सके। और खालिद महमूद साहब जो कि चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं, अपने काम के अपने प्रोफेशन के माहिर हैं, ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आपके सवालात भी लेंगे और उनके जवाबात भी आप सुनते रहिए। और अब हम चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद महमूद साहब जो चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं, अपने काम के अपने प्रोफेशन के बहुत माहिर हैं। आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ी मुफीद मालूमात दे रहे थे। इनसे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात की। जैसे मैंने वक्फे से पहले आपको बताया कि दूसरा हिस्सा जो होगा वो इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में होगा। इस पर गुफ्तगू करने से पहले एक छोटा सा खालिद साहब सवाल है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बरतानिया के बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ शेयर्स ख़रीद रखे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं, बड़े खुशहाल हैं, जैसे मिडल ईस्ट के लोग हैं, चाइना के हैं, उन्होंने यहाँ प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रखी हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उन पर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो किस तरह लागू होगा? हाँ, जो लोग यूके में हैं और उन्होंने ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की हुई है या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या शेयर्स हैं ओवरसीज़ में, अगर वो प्रॉपर्टीज़ ओवरसीज़ में ही सेल करते हैं और कैपिटल गेन वहाँ होता है, उस कंट्री के रूल के मुताबिक वहाँ कैपिटल गेन टैक्स उनको लगेगा। और अगर वो यूके में रहते हैं और वो यूके टैक्स रेजिडेंट हैं, शर्त यह कि उन्होंने डिक्लेयर कर रखी हो ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ अपनी, बेशक ना भी डिक्लेयर कर रखी है, जो टैक्स रेजिडेंट हैं यूके में, वो काफ़ी देर से रह रहे हैं, ठीक, तो उनकी वर्ल्ड वाइड जो कैपिटल गेन है इज़ टैक्सेबल इन यूके एज वेल। अच्छा, अगरचे जो सेल करने के बाद प्रोसीड यूके में लेके आए या ना आए, अच्छा, ओवरसीज़ टैक्स लगेगा, पाकिस्तान यूके टैक्स भी लगेगा। ठीक। अगर ओवरसीज़ टैक्स लगा है अंडर डबल टैक्सेशन ट्रीटी, उनको उसका रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन यूके टैक्स भी लगेगा। ठीक ठीक। अगर उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया हुआ और समझते हैं कि डिस्क्लोज करने से वो हो सकता है बच जाएंगे, जो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नए रूल्स आए थे 2017 में 2018 में, उसके मुताबिक ओवरसीज़ अथॉरिटीज़ ऑटोमेटिकली यूके HMRC को वो इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक। लेटर ऑन सून या लेटर ऑन उनकी वो इंफॉर्मेशन HMRC के पास आ जाएगी, फिर उनको टैक्स भी देना पड़ेगा और 200% तक पेनल्टी भी है, जुर्माना भी देना पड़ेगा। जुर्माना भी। इसके अलावा आपने पूछा कि जो ओवरसीज़ लोग यहाँ यूके में आके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके कैपिटल गेन टैक्स की एग्जैक्टली सेम पोजीशन है जो यूके नेशनल की है।
बिल्कुल ठीक। उनको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। 2015 से पहले ओवरसीज़ के जो लोग थे उनका कैपिटल गेन ज़ीरो था यहाँ, ठीक ठीक। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। 2019 से कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर वो दोनों टैक्सेस जो थे वो अब इक्वल कर दिए हैं। जैसे यूके का रेजिडेंट है ठीक या ओवरसीज़ है, उनको यूके में कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं बताता चलूँ, ठीक 6 अप्रैल 2020 से इस साल अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या शेयर सेल करते हैं, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो आपको 30 डेज़ के अंदर टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी ठीक। और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 30 डेज़ के अंदर। ये नया रूल आया है, पहले आप 1 साल होता था आपके पास, ठीक ठीक। या 18 मंथ्स। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, दूसरा बड़ा टैक्स जो इस मुल्क के अंदर है वो इनहेरिटेंस टैक्स है, और अगर हम गुजरने वाले 9 महीने 10 महीने देखें तो इसमें कोविड-19 की वजह से 50,000 से ज़्यादा लोग जो है इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, उनकी वफ़ात हो गई है, और अक्सर वो लोग हैं जो बुज़ुर्ग थे, जो बड़ी उम्र के लोग थे, और ज़ाहिर है उनकी प्रॉपर्टीज़ थी या उनके कोई ऐसे एसेट्स थे और वो उनकी औलादों को मुंतकिल होने। तो इन हालात में जो ये इनहेरिटेंस टैक्स है इसकी तो बड़ी अहमियत है। इस पे भी मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा सैर हासिल बात करें, लेकिन इससे पहले जो लोग टेलीफोन लाइन पे वक्फे से पहले से होल्ड किए हैं, अगर आप इजाज़त दे दो चंद एक कॉल्स ले लेते हैं। हेलो जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ पहले कॉलर। हेलो हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरा नाम संदीप है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ जी मेरे एक्चुअली 3-4 क्वेश्चन टैक्स के ऊपर में अलग अलग हैं, तो जी, जी। मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? जी ज़रूर पूछें एक एक करके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहता हूँ जो प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स है वो कितने % है? मैं एक्चुअली आपको एक सिनेरियो देता हूँ। मैंने यहाँ पे 2011 में लंदन में प्रॉपर्टी ली थी जो 250,000 की थी। अभी उसका जो मार्केट जो मैंने उसका वैल्यू करवाया वो 550,000 है। अच्छा। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि अगर मैं उसको सेल करके एक नई प्रॉपर्टी लेता हूँ उससे बड़ी, और उसमें से अगर मैं मेरा जो मॉर्गेज है वो सिर्फ 18,000 उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो मेरा प्रॉफिट आप बोल सकते हैं उसको। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उसका 50% यूज करके और 50% बैंक से मॉर्गेज करके उसमें से अगर मैं 150,000 निकालूं और किसी बिजनेस में डालूं तो उस पर मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? पहला क्वेश्चन मेरा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, आप पहले इस सवाल का जवाब ले रहे हैं, होल्ड करें, फिर दूसरा सवाल कीजिएगा। जी खालिद साहब। अच्छा, ओके। ये जो आपने सवाल किया कि उसके अंदर कैपिटल गेन है, प्रॉपर्टी ली थी 250, ये अब 500 उसकी वैल्यू है 50, उसके अंदर जो कैपिटल गेन अपलिफ्ट हुआ है, अगर तो आप सेल नहीं कर रहे प्रॉपर्टी ठीक और आपको उसको रीफाइनेंस कर रहे हैं, रीमोर्गेज कर रहे हैं या रीफाइनेंस कर रहे हैं, ठीक, और उससे आप एक्स्ट्रा पैसे निकाल रहे हैं और उसको आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल नहीं होगा। और जो फर्दर आपको एक फर्दर रिलीफ ये मिलेगा, जो आप कैपिटल गेन तो नहीं दे रहे, जो आप एक्स्ट्रा लोन लेंगे 150,000 जो मनी निकालेंगे और बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, उस 150,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्स अलाउएबल है अगेंस्ट योर अदर इनकम। अच्छा। आप अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर वो जो इंटरेस्ट है 150,000 पाउंड के ऊपर वो क्लेम कर सकते हैं वाया योर टैक्स रिटर्न। अच्छा। ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं या उनके अकाउंटेंट बताते नहीं हैं, वो फुली आप टैक्स अलाउएबल है। बिल्कुल ठीक। दूसरा सवाल क्या है आपका? जी, दूसरा सवाल मेरा ये है, अगर मैं कोई बाय टू लेट प्रॉपर्टी लेता हूँ बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर और मिड नेक्स्ट ईयर में, जिसकी कीमत करीब 350,000 के आसपास होती है लंदन में, उसके ऊपर जो रेंट आएगा उस पर मुझे कोई टैक्स देना होगा? क्योंकि मैं और मेरे वाइफ दोनों मिलाकर करीब 80 to 90,000 पर एनम हमारे जॉब से हम अपने जो है वो सैलरी है हम दोनों की, हाउस होल्ड इनकम जो बोल सकते हैं, ठीक। तो उस पे कितना है? और एक और इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है, हमारा घर जो है वो काफी बड़ा है और हम 2 लोग रहते हैं। अगर मैं अपनी लॉफ्ट को या एक रूम को अगर रेंट पे देता हूँ, जो मैंने पूछा उस पर तो मुझे 1,000 पाउंड इजीली रेंट मिल रहा है, तो उस पे क्या मुझे टैक्स पे करना पड़े? ठीक। अच्छा, दोनों क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ। रेंट रूम एक स्पेशल रिलीफ अवेलेबल है। ठीक। अगर अपने मेन हाउस के अंदर आप लॉजर रखते हैं और एक रूम लेट करते हैं,
अराउंड 7,200 पर एनम उसके ऊपर या उससे कम आप उससे लेते हैं तो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। ये कह रहे हैं 1000 पर मंथ अगर दें। हाँ, अगर 1000 पर मंथ है तो वो इंक्रीज़ हो गया, 12,000 पर ईयर हो गया। ठीक। तो उस पूरे 12,000 के ऊपर इस टैक्सेबल है, उसमें 7,200 माइनस नहीं होगा। अच्छा। पूरे के ऊपर टैक्स होगा। अच्छा। जो पहला क्वेश्चन उन्होंने किया था, अगर बाय टू लेट प्रॉपर्टी लेते हैं उसके ऊपर रेंट वो लेते हैं तो रेंट डेफिनेटली टैक्सेबल होगा। आपकी जो इनकम है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, उसका जो टॉप स्लाइस है उस स्लाइस के ऊपर टैक्स लगेगा। अज्यूम करें अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम 50,000 पाउंड है तो ये बेसिक रेट टैक्स यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। ठीक। अगर आपका रेंट जो आपके हिस्से का है, फ़र्ज़ करें वो 5,000 पाउंड है, 5 वाइफ को जा रहा है, 5 हस्बैंड को, नेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग, तो वो जो 5,000 होगा उसके ऊपर 40% टैक्स लगेगा। अच्छा। तो ये लाजमी तौर पर देना चाहिए और ये इसमें कोई छूट नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है इसमें। हाँ, आप उसके रेंटल अकाउंट्स बनाएं, अपने खर्चे क्लेम करें, इंटरेस्ट क्लेम करें और जो बाकी बचेगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। और कोई सवाल है आपका या अगली कॉल लें हम? जी, एक जो सबसे जरूरी सवाल है, नेक्स्ट ईयर अपना एक कंपनी ओपन करने जा रहा हूँ जो कि टूरिज्म से रिलेटेड होगी, एडवेंचरिज्म के साथ रिलेटेड होगी। अच्छा। मुझे उस पर 2 क्वेश्चन आपसे ये पूछने हैं। पहली बात तो कि मुझे वो कंपनी अगर मैं रजिस्टर करवाता हूँ गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जो यूके गॉव जो की वेबसाइट है उस पर मैं रजिस्टर करता हूँ, उस पर जो भी मुझे इनकम होती है उस कंपनी की, उस पर मुझे क्या टैक्स होगा? मैं वो कंपनी को रन करूंगा अपने साइड बाय साइड अपने जॉब के साथ में। अच्छा। तो अगर जो भी उस पर मुझे इनकम होती है मुझे उस पर टैक्स देना होगा जो मेरी अर्निंग होगी, या मुझे एवरी मंथ कुछ ना कुछ टैक्स करना होगा? और इसके साथ में ही मेरा एक इससे रिलेटेड दूसरा भी क्वेश्चन है, वो ये है उस कंडीशन में मुझे कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना होगा? ठीक है, चलिए। दिलचस्प क्वेश्चन है ये। फिर दूसरे हिस्से का पहले जवाब दे देते हैं कि कंपनी आप फॉर्म करेंगे कंपनी हाउस के अंदर, उसमें डिपेंड करता है आपकी शेयर होल्डिंग, आप अपने नाम पर 100% रखते हैं, अपनी मिसेज के नाम पर 50% देते हैं, या दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। जब आप कंपनी फॉर्म करेंगे तो कंपनी मस्ट हैव अ बिजनेस अकाउंट। वो कंपनी के नाम के ऊपर बिजनेस अकाउंट किसी भी बैंक में जाके खोल लें, वो खुल जाएगा। सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं कंपनी की, जितनी बाइंग सेलिंग, वो उस बैंक के थ्रू होनी चाहिए लाजमन, प्राइवेट नाम पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा पेचीदा है। जो उन्होंने पहला से हिस्सा है बिल्कुल उसमें यह है कि अगर कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, अज्यूम करें कंपनी की टर्नओवर पहले साल है 4 लाख पाउंड, उसमें खर्चे सारे निकाल के आपको 100,000 पाउंड प्रॉफिट बचा है, उसके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा। पर्सनल टैक्स या इनकम टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा। वो 19% है, दैट्स अ टॉप रेट ऑफ टैक्स। अच्छा। अगर आपकी इनकम बेशक 1 पाउंड है जो प्रॉफिट, या प्रॉफिट है 1 मिलियन है, 10 मिलियन है, जितना भी है, उसके ऊपर 19% टैक्स लगेगा। बिल्कुल ठीक। जब ये पे हो गया, अगर आपने कंपनी में से कोई इनकम ली, ख़ास तौर पर आप सैलरी मुकर्रर कर सकते हैं अपनी, आप वहाँ से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। इन दोनों सूरतों में जो भी आप मनी वहाँ से लेंगे उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगेगा। वो इस तरह लगेगा कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम से मतलब 40,000 या 50,000 आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, अगर आप वहाँ से डिविडेंड लेते हैं कंपनी से, दैट इज़ आल्सो इनकम अकॉर्डिंग टू योर शेयर होल्डिंग, तो उसके ऊपर 32.5% टैक्स लगेगा, एनीथिंग अबव 50,000 जो आपकी इनकम है। ठीक। अगर 10,000 आपने लिया है डिविडेंड, उस पर 3,250 पाउंड टैक्स लगेगा। ठीक। 40% नहीं होगा, 32.5%। अगर आपकी इनकम 50,000 से कम है, जैसे एम्प्लॉयमेंट इनकम अभी बताया उन्होंने 40,000 है, और उन्होंने 10,000 डिविडेंड कंपनी से लिया पहले साल, तो जो 10,000 डिविडेंड होगा उसमें से फर्स्ट 2,000 डिविडेंड टैक्स फ्री होगा। अच्छा। बाकी 8,000 डिविडेंड जो होगा उस पर 7.5% टैक्स लगेगा। अच्छा, बड़ी अहम बात है और बड़ी वजाहत के साथ आपने इसकी तफसील बता दी। अब हम चलते हैं खालिद साहब इनहेरिटेंस टैक्स की तरफ। जैसे मैंने दूसरे हिस्से के आगाज़ में कहा था कि इन हालात में जब लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, बुज़ुर्ग ख़ास तौर पे, तो इनहेरिटेंस टैक्स की बड़ी अहमियत बढ़ जाती है। तो हालात भी बदल गए हैं, क्या इस सिलसिले में ज़ाब्ते और कानून भी बदले हैं?
इनहेरिटेंस टैक्स बड़ा इम्पोर्टेंट टैक्स है और कैपिटल टैक्सेस के अंदर वन ऑफ द मेजर टैक्स आजकल जो हालात दुनिया में चल रहे हैं ख़ासतौर यूके के अंदर ये बड़ा इम्पोर्टेंट टैक्स है। जैसे अनफॉर्चुनेटली 50,000 से ऊपर डेथ्स हो चुकी हैं और वो ऐसे लोगों की हुई हैं, सडन डेथ्स हुई हैं और लोगों को प्लानिंग करने की अपॉर्चुनिटी भी ही नहीं मिली होगी। बहुत सारे लोगों ने तो विल तक भी नहीं लिखी और उन्हें ख्याल ही नहीं था कि ये आफत आ सकती है और इस तरह वो दुनिया से इतनी जल्दी जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये टैक्स जो है वो 40% है। एक सर्टन लिमिट के बाद 40% आपको टैक्स पे करना है आपके नेक्स्ट ऑफ किन्स को। ठीक। तो शुरू में ये टैक्स की जो अमाउंट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी वो तकरीबन 2 या 2.5 बिलियन थी, 2 बिलियन या इससे थोड़ी सी ज़्यादा। पिछले साल 2018 या 2019 में 5 बिलियन तक हो गई। अच्छा। अब लगता है कि जो नए स्टेटिस्टिक्स आएंगे तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक। तो इसके लिए ये टैक्स बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके मतलब हमने इसलिए टॉपिक रखा है कि इसकी मज़ीद मालूमात लोगों को दें। तो इसके जो रेट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, इसकी कोई दर्जा बंदी है इसकी? यस, जैसे मैं जिक्र किया इसके 2 रेट हैं। आपका लाइफ टाइम में भी इनहेरिटेंस टैक्स है। बहुत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग समझते हैं कि डेथ के ऊपर ही 40% है। अगर आप लाइफ टाइम में सर्टन ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी या शेयर या कैश आप ट्रांसफ़र करते हैं इनटू अ डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, अच्छा, तो उसके ऊपर 325,000 पाउंड जो है पहले, उसके ऊपर तो टैक्स नहीं है। एनीथिंग अबव दैट उसके ऊपर लाइफ टाइम 20% इनहेरिटेंस टैक्स पेएबल है। अच्छा, इस सेगमेंट को, इस पॉइंट को हम एलेबोरेट करेंगे आने वाले प्रोग्राम में। ठीक। दूसरा ये है कि जब आदमी फौत हो जाता है तो उसकी सर्टन लेवल के बाद जो बाकी अमाउंट बचती है स्टेट की, उसके ऊपर 40% टैक्स है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में मज़ीद बातचीत भी हम करते रहेंगे और मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक और वक्फे का। वक्फे के बाद जब हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में थोड़े से सवालात हैं वो मैं खालिद महमूद साहब के सामने रखूँगा और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। उन लोगों से माजरत कि जो इंतज़ार कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात हम ट्रस्ट के बारे में, विल्स के बारे में भी करें, चूँकि ये आज के हालात में इसकी बड़ी अहमियत भी है, अफादियत भी है। तो अब चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ। ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं। आज के प्रोग्राम में हमने कैपिटल गेंस टैक्स के बारे में बात की। अब हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में। इस पर गुफ्तगू को जारी रखेंगे, टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। खालिद साहब, ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है इसकी आपने थोड़ी सी वजाहत फरमा दी। ये भी बताइए कि क्या ये टैक्स जो है इसमें भी किसी किस्म के रिलीफ मौजूद हैं, ऐसी कोई गुंजाइशें मौजूद हैं कि जिस पे कोई फ़ायदा हो सके किसी शख्स को? जी, उसके लिए ये टैक्स एक वॉलंटरी टैक्स है। अच्छा, सबसे बड़ा रिलीफ इसको ये समझें अच्छा, कि 40% इसका रेट है, ठीक, लेकिन टेक्निकली इसका वॉलंटरी टैक्स। अच्छा, अगर आपने अपनी लाइफ टाइम में कोई प्लानिंग नहीं की तो आपके नेक्स्ट ऑफ किन को 40% टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप अपनी लाइफ टाइम में इसकी प्लानिंग कर लें और सर्टन रिलीफ है उनको अक्वायर कर लें तो हो सकता है कि आपका इनहेरिटेंस टैक्स 0 हो जाए। अच्छा, इसमें एक छोटी सी वजाहत कर दीजिए। बहुत जब आप लफ्ज़ प्लानिंग बोलते हैं तो ये एक आदमी जो इनहेरिटेंस टैक्स जिसको देना ही देना है वो कैसे प्लानिंग करे? किसी प्रोफेशनल के पास जाए या आज खुद वो कोई प्लानिंग कर सकता है? क्योंकि लोग प्रोफेशनल उसे दस्तयाब नहीं है। लोग अपनी लाइल्मी की वजह से भी बाज़ औक़ात उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि इस इनहेरिटेंस टैक्स में जो रिलीफ है वो किस तरह से हासिल किया जा सकता है। कोई ट्रस्ट बनाया जाए, विल लिखवाई जाए या क्या किया जाए? हाँ, इस सिलसिले में जो टैक्स प्लानिंग है वो उसके बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन या हाउस होल्ड
पर्सन को उसका पता हो। अच्छा। उसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको लाजमी तौर पर, बेशक आपका कैपिटल इनहेरिटेंस टैक्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा बनती है, कम बनती है, तो आप किसी प्रोफेशनल से ज़रूर मशवरा करें ठीक। और मेक श्योर करें कि वो हाईली और प्रॉपरली क्वालिफाइड है। ठीक। अनक्वालिफाइड है तो उसमें मसला आ सकता है। क्वालिफाइड आदमी का ये है कि अगर उसका मशवरा गलत है तो आप उसको सू कर सकते हैं। अच्छा। और उसको वो रेगुलेटेड होता है, तो लिहाजा आपको प्रोफेशनल से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो वापस उस चीज़ पर आते हैं कि ये जो टैक्स है वो इसकी प्लानिंग आप फ़र्ज़ करें, इससे बहुत से रिलीफ, आपने क्वेश्चन पूछा है, बहुत से रिलीफ अवेलेबल हैं। ठीक। फ़र्ज़ करें अगर आपकी स्टेट या प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू मिला के सब चीज़ें, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टीज़, मेन होम मिला के सब की वैल्यू जो है 325,000 तक है, उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल ज़ीरो होगा। ठीक। और अगर आपकी वाइफ की भी उसके नाम पर चीज़ें हैं, अगर उसके नाम पर नहीं भी हैं और आपने एक बहुत टैक्स एफिशिएंट विल बनाई हुई है, मिरर विल, ठीक। तो वाइफ के जो अलाउंसेस हैं 325,000 वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा। तो आपकी हस्बैंड वाइफ की जो एस्टेट है अप टू 650,000 पाउंड तक वो टैक्स फ्री होगी। अच्छा। एनीथिंग अबव उसके ऊपर 40% टैक्स लग सकता है। लेकिन बहुत एक अहम नुक्ता ये है कि 6 अप्रैल 2017 में गवर्नमेंट ने रूल बदल दिए थे। उन्होंने कहा था कि आपका मेन हाउस जो है, ठीक, वो हाउस अगर आप अपनी विल में फौत होने पर अपने बच्चों को, अपने डिसेंडेंट को या पोते पोती को या डिसेंडेंट जो है उनको देकर जाएं अपनी डेथ के ऊपर, तो फिर हस्बैंड वाइफ के दरमियान 1 मिलियन पाउंड तक जो है वो टैक्स फ्री होगा। अच्छा। तो हस्बैंड के लिए 500,000, वाइफ के लिए 500,000। ठीक। अगर आपकी मिरर विल बनी हुई है, आने वाले प्रोग्राम्स में हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे, तो आपका 1 मिलियन पाउंड तक आप वो टैक्स फ्री हो सकता है। ये पहला रिलीफ है। ठीक। ठीक। उसके अलावा फ़र्ज़ करें आपका बिज़नेस है, अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस अगर ट्रेडिंग बिज़नेस है तो उसके ऊपर उसकी मालियत बेशक बहुत कम हो या मिलियंस में हो, अच्छा, उसके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो ज़ीरो है। अच्छा, आपको 100% रिलीफ वहाँ मिलता है। अच्छा, ये अहम बात है। हाँ, अगर उसके अंदर डिपेंड करता है, उसके उस बिज़नेस के अंदर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ ना हो। अगर आपने कंपनी बनाई हुई है, उसमें बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, बिज़नेस चल रहा है, एक्स्ट्रा मनी थी आपके पास, आपने सोचा कि इससे हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी ले लेते हैं और बिज़नेस में रेंट भी आएगा और एक्स्ट्रा मनी आएगी, उस सूरत हाल में 100% रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। जो रेजिडेंशियल पार्ट था उसकी परसेंटेज के हिसाब से उसके ऊपर 40% टैक्स लगेगा। बिल्कुल ठीक है। टेलीफोन कॉल ले लेते हैं। खालिद महमूद साहब फिर सवाल जवाब की तरफ चलेंगे। देखते हैं जी हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? मैं टैक्स पूछना चाहूँगा। जी पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं यूके में रह रहा हूँ पिछले 10 साल से। अच्छा। और जब मैं यूके आया था तो मेरे पास पाकिस्तान में एक घर था। अच्छा। वो घर ये जब मिला था तो मैं चूँकि वहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट था तो मुझे सब्सिडाइज रेट पे मिला था। अच्छा। यानी मैंने तो 50 लाख पे किया था, लेकिन उस घर की 1 करोड़ की थी। अच्छा। तो वो मेरे पास तो रसीद ये है कि मैंने वो घर 10 लाख में खरीदा है। अब उस घर की कीमत 2.5 है। अच्छा। तो मैं अगर उसको भेजता हूँ तो मेरा कैपिटल गेन टैक्स क्या मुझे, और मैं पैसा किस तरह यहाँ ला सकता हूँ? कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप इस तरह कर लें कि आप अपनी वाइफ को दे दें और उस वहाँ पे अगर वो बेचेंगे, क्योंकि वाइफ मेरी यहाँ काम नहीं करती, उसका लो टैक्स है, तो उससे मैं टैक्स सेव होगा। तो इसको मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अगर आप मुझे इसमें कुछ गाइड कर दें। बड़ा अहम सवाल है और ये सिर्फ आप ही का मसला नहीं है। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ओवरसीज़ इंडियंस, ओवरसीज़ जो बांग्लादेशी हैं, उनके भी इस किस्म के मिलते जुलते इशूज़ हैं। जी खालिद साहब, इसकी ज़रा वजाहत फरमा दीजिए, जवाब दीजिए। अगर मैं सही तरीके से समझा हूँ कि उनका पाकिस्तान में एक हाउस था जिसमें वो रहते थे और फिर 10 साल पहले यहाँ आ गए थे जी, और फिर यहाँ रहते हैं और वो हाउस की मालियत अब बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई है। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे मैंने जिक्र किया पहले कि वर्ल्ड वाइड
इनका जो कैपिटल गेन है वो इज़ टैक्सेबल इन यूके। ही इज़ बीन लिविंग हियर मोर देन नंबर ऑफ ईयर्स, 10 साल से हैं। हाँ 10 साल से हैं, तो वो इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स के लिए रेजिडेंट गिने जाएंगे। ठीक तो उनका जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होगा यूके में टू स्टार्ट विद। ठीक। अब देखा जाएगा कि वो कैपिटल गेन क्या उनको रिलीफ मिलेगा प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस का। ठीक अगरचे वो काफ़ी देर से यूके में आ गए हैं, ठीक। अगर उस हाउस में वो रहे थे, जितनी देर उस हाउस में रहे थे उस प्रपोर्शन के ऊपर जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर टैक्स ज़ीरो होगा। अच्छा। अज्यूम कर लेते हैं कि वो उस हाउस में टोटल उनकी जो ओनरशिप है वो 15 साल है। ठीक। और पहले 5 साल वो वहाँ रहे और आखिरी 10 साल नहीं रहे, वो उन्होंने रेंट पर दिया हुआ था या अपनी फैमिली उनकी रहती थी। अब जो पहले 5 साल हैं, पहले 5 साल और आखिरी 9 मंथ वो उनके टैक्स फ्री होंगे। अच्छा। अब 9 मंथ का क्यों जिक्र किया कि 6 अप्रैल 2020 से रूल आ गए हैं कि लास्ट 9 मंथ ऑटोमेटिकली उसका रिलीफ मिलता है, जिसमें आपकी प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस रही हो। ठीक। तो 5 ईयर एंड 9 मंथ्स का तो टैक्स फ्री होगा ठीक। प्रपोर्शन। बाकी जो हिस्सा बनेगा जस्ट अबाउट 10 ईयर्स, 9 ईयर और 3 मंथ्स हमारी मिसाल में, उसका जो प्रपोर्शन होगा उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होगा उनको यूके में टैक्स रिटर्न में शो करना पड़ेगा। ठीक। और उसके ऊपर उनको पहला जो 12,300 टैक्स फ्री होगा। ठीक। बाकी के ऊपर आइदर 18% टैक्स लगेगा या 28% लगेगा, रिगार्डलेस के वो कैपिटल गेन जो मनी यूके में लेके आते हैं या नहीं। उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि क्या वो कैसे मनी लेकर आएँ। जब वो प्रॉपरली सेल करेंगे, ठीक। सेल्स डॉक्यूमेंट हों, उसके मुताबिक प्रॉपर बैंकिंग चैनल से वो मनी यहाँ लेकर आएँ, ठीक। कोई हुंडी या हवाला की तरफ से ना लेके आएँ। और उन्होंने ये भी कहा कि बेगम अगर लो इनकम पे हैं तो क्या उनके नाम पे वो मुंतकिल कर सकते हैं? ये नुक्ता भी इम्पॉर्टेंट है। वो ऐसा कर सकते हैं कि सेल करने से पहले ठीक। वो प्रॉपर्टी अगर अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र कर दें, गिफ्ट कर दें आदि, और उसके कोई 3-4 महीने के बाद जस्ट अबाउट कोई मसला नहीं, इमीडिएटली भी कर सकते हैं, फ्यू मंथ्स के बाद वो अगर सेल कर दें, तो जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर उनकी इनकम वाइफ की अज्यूम करें कोई इनकम नहीं है या बहुत कम इनकम है, अप टू फर्स्ट 50,000 पाउंड कैपिटल गेन, उसमें से 12,300 उसको टैक्स फ्री होगा। अच्छा। बाकी 37,000 प्लस जो भी होगा उसके ऊपर 18% टैक्स होगा। ठीक। ठीक। और अगर इनकी बाकी का जो आधा गेन है वो फ़र्ज़ करें इनकी इनकम अगर 50,000 से ज़्यादा है यूके में, ठीक। तो इनको भी 12,300 टैक्स फ्री होगा पहला। अच्छा। उसके बाद जो बाकी बचेगा अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 28% टैक्स होगा। बिल्कुल ठीक है। और जैसे आपने कहा कि वो बैंक के ज़रिए से आना चाहिए ताकि हर चीज़ रिकॉर्ड पे हो, और उसको शो करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी बात है। अंडर कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पाकिस्तानी गवर्नमेंट विल शेयर इंफॉर्मेशन विद HMRC इन यूके, और आपने अगर वो डिक्लेयर नहीं किया प्रॉपरली तो आपको यूके के अंदर नॉर्मल टैक्स तो लगेगा ही, उसके ऊपर 200% तक पेनल्टी भी लग सकती है। ये नया लेजिस्लेशन आया था 2018 में, ठीक। इसका रिक्वायरमेंट करेक्ट, उसके तहत तो ये कभी गलती ना कीजिएगा। आजकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हो रही है। बिल्कुल ठीक। अगली कॉल लेते हैं, देखते हैं जी हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो जी, कौन साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं खालिद बोल रहा हूँ जी। मैं मिस्टर खालिद साहब महमूद साहब से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी। कि जो वर्ल्ड वाइड डिक्लेरेशन है जो कि इंडिया और यहाँ HMRC फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि जो पहले भेजा गया उस वक्त जैसे पाउंड वर्सेस रुपीस का रेट बहुत कम था, ठीक। और आज की डेट में वो डिक्लाइन हो गया, तो जब जहाँ डिक्लेरेशन करनी है जिसके ऊपर टैक्स लगे, क्या वो आज के रेट के हिसाब से लगेगा कि जब पैसा वहाँ भेजा गया था? चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इन्होंने कहा है कि जब वो प्रॉपर्टी हमने ली थी उस वक्त इंडिया में प्रॉपर्टी ली थी, उस वक्त पाउंड का जो रेट था इंडियन रुपए के मुकाबले में वो बहुत कम था। अब जो है वो रेट और कहीं चला गया, तो जो
कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो पुराने रेट पे लगेगा या जो अब उसका रेट है उस हिसाब से लगेगा? हाँ, उसमें कैपिटल गेन में अनफॉर्चुनेटली जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है वो काउंट नहीं होगा। अच्छा। फ़र्ज़ करें अगर आपने प्रॉपर्टी जब ली थी, मैं स्टर्लिंग में बताता हूँ, उसके आपने 100,000 पाउंड की ली थी, ठीक। तो जो भी इंडियन रुपी आपको उसमें जाके बने थे वो उसकी कॉस्ट की नहीं जाएगी। ठीक है। ठीक। और अब उसकी मालियत है फ़र्ज़ करें 150,000। ठीक। और रेट की वजह से यहाँ वो आपको 150 की बजाय टेक्निकली रुपीज़ की डिफरेंस की वजह से आपको 170 मिल रहे हैं। एक मिसाल है। ठीक। जो टोटल कैपिटल गेन होगा वो उस फ़र्क में होगा, फ़र्क के ऊपर, डिफरेंस के ऊपर कैपिटल गेन अनफॉर्चुनेटली लगेगा। बिल्कुल ठीक। अगली टेलीफोन कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो जी, कौन साहब और क्या पूछना चाहेंगे? टेलीविज़न की आवाज़ कम कर देंगे तो आसानी रहेगी हमें। हाँ जी भाजी, सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी, दसो की पूछना चाहते हो? भाजी सारा प्रोग्राम तो बहुत मैं ज्वाइन किया तारे ना। अच्छा, थोड़ा जी रोशनी थोड़ी पाओ सानू मालूमात कि जे इंडिया हुण प्रॉपर्टी लैनी होवे मतलब ते ओहदे ते की, क्योंकि असीं फुल टाइम एम्प्लॉई हैं, कारोबार भी हैगा, तो ਉਹ इंडिया वास्ते की हुण सिचुएशन हैगी है ते ਕਿਹੜਾ ਈਜੀ ਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? जी खालिद साहब। हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर तो इंडिया में उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, ठीक, अज्यूम करें कि जैसे वो इंग्लैंड में ही यूके में ही ख़रीद रहे हैं, ठीक, टैक्स पर्पस के लिए सेम रूल हैं, क्योंकि अगर आप यूके में रहते हैं और यूके में टैक्स रेजिडेंट हैं तो आपकी जो वर्ल्ड वाइड इनकम और कैपिटल गेन वो यूके में टैक्सेबल है। ठीक, सब्जेक्ट टू डोमिसाइल एक रूल है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो अगर तो वो वहाँ पैसा भेजने की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर बैंकिंग चैनल से भेजकर इन्वेस्टमेंट और वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। वो जो पैसा आपने यहाँ से भेजना है, ठीक, दैट आल्सो शुड बी टैक्स पेड मनी। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग रूल के मुताबिक इंडियन अथॉरिटी विल आस्क क्वेश्चन। कहना आप ये चाह रहे हैं कि डिक्लेयर्ड मनी होनी चाहिए जो यहाँ से वहाँ इन्वेस्ट करें? बिल्कुल। अच्छा, और जब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इंडिया में इन्वेस्ट कर लेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ वहाँ कम है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको अच्छी बार्गेन मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। जब आप सेल करेंगे तो जो आपका कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर दो चीज़ें होंगी। एक तो टैक्स आपको पे करना है और यूके अथॉरिटी तब पूछेंगी कि वो जो पैसा आपने भेजा था वो किस तरह भेजा था और वो कहाँ से लिया था, उसका पेपर वर्क आपके पास होना चाहिए। वरना उस पैसे को अगर आप साबित ना कर सके मुश्किल तो वो मसाइल होंगे। दूसरी, जाते जाते ये भी बात बताता चलूँ, अगर इंडियन उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको रेंटल इनकम आ रही है तो रेंटल इनकम भी यूके में डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक, ठीक। उसका एक छोटा सा और पॉइंट ये है कि अगर आपने इंडिया में कोई टैक्स दिया है तो अंडर डबल टैक्सेशन ट्रीटी वो यूके में उसका रिलीफ मिलेगा। तो आप यहाँ भी डिक्लेयर करें, जो इंडिया में टैक्स दिया वो ख़त्म माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आपको टैक्स बाकी का देना पड़ेगा, डबल टैक्स नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। इसके साथ ही प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद अपने अख्ताम को पहुँचता है। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट जो हम करना चाह रहे थे विल्स एंड ट्रस्ट के बारे में, इन हालात में जो कोविड-19 के हैं, बहुत सारे ज़ाब्ते जो है वो विल राइटिंग के हवाले से बदल गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी इसमें शामिल है। अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें। खालिद महमूद साहब जो कि चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र है हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और वो लोग जिनकी टेलीफोन कॉल्स आज हम नहीं ले सके, बहुत माजरत, अगर वो अपना नंबर छोड़ दें या ईमेल कर दें, जो आप देखते रहते हैं कि हमारे स्क्रीन पे आता रहता है, तो खालिद महमूद साहब आपको आपके सवालात के जवाब दे सकते हैं। अब मुझे और खालिद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।